ट्वेल्थ क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है यह है प्लेन। प्लेन में हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। उन छोटे छोटे टॉपिक्स में हमने दो प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड आउट किया। दो प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के बाद आइए ज़रा सोचते हैं कि दो प्लेन को लेकर और कौन कौन से कंडीशंस हम सोच पाते हैं या और दो प्लेन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। इसके पहले कि हम दो प्लेन से रिलेटेड कुछ और बात करें, आइए थोड़ा सा वापस चलते हैं 11th क्लास में, जहाँ पर हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा चैप्टर पढ़ा था। दरअसल इसी स्ट्रेट लाइन का एडवांस वर्जन हमारा 3D में प्लेन होता है। स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने सबसे पहले एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना सीखा था। किसी एक बिंदु का किसी एक दी हुई रेखा से हम लोगों ने दूरी ज्ञात किया था। क्या था कंडीशन? मान लीजिए कि हमारा एक पॉइंट है, मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम हमने P दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट को हमने H और K कहा। बात हम 2D की कर रहे हैं। बात अगर हम 2D की कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही डायमेंशन होंगे, X और Y। एक अगर पॉइंट है हमारा P और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं H और K, और यहाँ पर हमारा एक लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान बस इस बात का रखिएगा कि हमने स्ट्रेट लाइन में ये पढ़ा हुआ है कि लाइन का जो इक्वेशन होता है उसमें इज इक्वल टू के बाद 0 रखना है। अगर इज इक्वल टू के बाद 0 नहीं है तो जो चीज़ें इज इक्वल टू के बाद हैं उसे शिफ्ट करके इज इक्वल टू के बाद 0 जरूर बनाएं। अब हमारे पास कुछ सीन सिनारियो ऐसा है कि हमारे पास एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट H और K हमें पता है और हमें इस पॉइंट P से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। इस बिंदु P का इस रेखा से दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लेते हैं, एक लंब खींचते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर दे दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने नाम दे दिया M। ये जो है अपने आप में परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट P का इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस PM का फॉर्मूला जो होता था मॉड में हम क्या करते थे, ये जो हमारा लाइन है इस लाइन में जो हमारा x और y है, इस x और y की जगह पर जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रख देते थे। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम लाइन के x और y में रख देते थे। तब ये हमारा कुछ बनता था AH प्लस BK प्लस C, और नीचे डिनोमिनेटर में रूट अंडर x का जो कोफिशिएंट है इसका होल स्क्वायर और y का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर हम लेते थे। यानी यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेते थे। और इस तरह से हमने 2 डायमेंशनल में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में किसी एक पॉइंट का किसी एक लाइन से डिस्टेंस निकाला था। सेम यही चीज़ हम प्लेन में भी करेंगे। सेम यही चीज़ हम जब प्लेन में देखते हैं तो प्लेन जो है वो हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आता है। प्लेन में भी हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। मान लीजिए हमारा पॉइंट जो है इसका नाम हमने P दे दिया। अब चूंकि बात हम 3D की कर रहे हैं तो जो पॉइंट P है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स में हमारा x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। तो मान लीजिए हम इसके कोऑर्डिनेट को नाम दे देते हैं h, k और g। क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है और z कोऑर्डिनेट भी है। 2 डायमेंशनल में सिर्फ हमारे पास x और y हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या है, 2 डायमेंशन में हमारे पास एक लाइन होता था, यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन है। मान लीजिए कि प्लेन जो है वो कुछ हमारा इस तरह से है। ये हमारा एक प्लेन है। अब हमें
इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सीखा था कि जिस पॉइंट से जिस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, उसी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लेते हैं। ठीक वैसे ही इस लाइन से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस पॉइंट से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर दे देंगे। ये लाइन जो है, मान लीजिए कि प्लेन को यहाँ पर आकर M पॉइंट पर कट किया, तो ये M पॉइंट पर ये लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है। अब हमें यही वाला PM कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये लाइन दिया हुआ था, तो लाइन का हमारे पास इक्वेशन था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास प्लेन का भी इक्वेशन होना चाहिए। अब प्लेन का इक्वेशन जो होता है ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में भी होता है और वेक्टर फॉर्म में भी होता है। क्योंकि हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स अगर कार्टेशियन फॉर्म में हैं तो हमें प्लेन का इक्वेशन भी कार्टेशियन फॉर्म में सोचना है। अब सोचिए, प्लेन का जनरल इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस का d इज इक्वल टू 0। जिस तरह से यहाँ पर बात बताई जाती थी कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में इज इक्वल टू के बाद 0 होना जरूरी है, ठीक उसी तरह यहाँ भी ध्यान रखिएगा। प्लेन के इक्वेशन में भी आपका जो प्लेन होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें इज इक्वल टू के बाद 0 हो। अगर आपके प्लेन के इक्वेशन में इज इक्वल टू के बाद 0 नहीं है तो उसे शिफ्ट करके इज इक्वल टू के बाद 0 बनाइए। ये हो गया हमारा एक पॉइंट, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं और एक प्लेन का हमें इक्वेशन पता है, और हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट का इस प्लेन से जो डिस्टेंस है वो निकालिए। इस पॉइंट का इस प्लेन से जो दूरी है वो दूरी अगर हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो जैसा फॉर्मूला हमने 2D में पढ़ा था सेम वही फॉर्मूला 3D में भी अप्लाई होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2 डायमेंशनल में हमारे पास केवल x और y कोऑर्डिनेट होते हैं, जबकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा और साथ में z कोऑर्डिनेट भी होगा। यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो लंबवत दूरी है पॉइंट P का प्लेन से, उसे हम फाइंड आउट करने के लिए जो PM का फॉर्मूला लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो लाइन के इक्वेशन में रखे गए थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को प्लेन के इक्वेशन में रखेंगे। प्लेन के इक्वेशन में रखने का मतलब कि x की जगह पर हम h पुट करेंगे, y की जगह पर हम k पुट करेंगे और z की जगह पर g पुट करेंगे। तो हमारे पास आएगा मॉड में, मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको मॉड में लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा AH प्लस BK प्लस CG प्लस का D, ये हो गया मॉड में। और नीचे यहाँ पर हमने क्या किया था, x का जो कोफिशिएंट है और y का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर का रूट लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x है, y है और z है। तो यहाँ पर मॉड में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। आप चाहें तो 2 अलग अलग मॉड की बजाय सिर्फ एक सिंगल मॉड से भी ये काम चल सकता है। हाँ, लेकिन मॉड लगाना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो डिस्टेंस निकलेगा वो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दोनों में आप पहले सिमिलरिटी देखिए, जैसा काम हम 2D में किया करते थे सेम वही काम हमें 3D में करना है। दोनों में कंडीशंस भी हमारा सेम होता था। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, हमारे 3D में भी एक पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन की जगह पर चूँकि 3D है इसलिए हमारे पास एक प्लेन है। फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ पर यूज किया था सेम वैसे ही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज करेंगे और इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये तो बात हो गई एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने की। फिर से वापस चलिए 2D में। 2D में जो हमारा सेकंड डिस्कशन हुआ करता था फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में होता था। क्योंकि हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में केवल स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते थे, तो वहाँ पर हम फैमिली ऑफ लाइंस की बात करते थे। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास 2 लाइंस हैं
और ये दोनों लाइंस अगर किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, हमारे पास अधिक दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं या किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर गई, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले लाइन का जो इक्वेशन होगा वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। मान लीजिए हमने ये एक लाइन लिया, ये जो हमने तीसरा लाइन खींचा है वो तीसरा लाइन जो है हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये पॉइंट जो है पहले से इन दोनों लाइंस पर है। जरूरी नहीं है कि हमारा लाइन जो है थर्ड वाला ऐसे ही रहे, वो इस तरह से भी हो सकता है। मेन ये है कि दो लाइन हमें पहले से गिवन थी, उन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दो रेखाएं जो हमें पहले से दी हुई थी, उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब दो लाइन जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो एक पॉइंट से मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ और आपसे पूछूं कि इस एक पॉइंट से पास होने वाले कितने लाइंस हो सकती हैं, तो एक पॉइंट से पास होने वाले तो बहुत सारे लाइंस हो सकती हैं। उन बहुत सारे लाइंस का जो इक्वेशन बनता था, यहाँ पर हमारे पास पहले से क्या था, लाइन 1 और लाइन 2 दो लाइन थी। मान लीजिए कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले लाइन का अगर इक्वेशन निकालें तो वो इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से मिलता था, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लेमडा की वैल्यू जो है किसी और दिए हुए कंडीशन से हम निकाल कर वापस यहीं रख के सॉल्व कर देते थे, तो हमें उस लाइन का इक्वेशन मिल जाता था जो लाइन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो। सेम यही सिनारियो हमारा 3D में भी रहेगा। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लाइंस के बारे में पढ़ते थे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हमारे पास दो प्लेन हैं और वो दोनों प्लेन जो है एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पर दो प्लेन के इंटरसेक्ट करने से एक कॉमन लाइन बनता है। दो लाइन के इंटरसेक्ट करने से एक पॉइंट बनता था, वैसे ही दो प्लेन के एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करने से एक लाइन बनती है। बेहतर तरीके से समझने के लिए आप अपने रूम के किसी दीवार को देखिए। रूम के अगर आप किसी दीवार को देख रहे हो तो वो रूम का दीवार जो है छत पे जाके जहाँ मिला है, छत जो है वो आपका एक अलग प्लेन है और जिस दीवार को आप देख रहे हैं वो आपका एक अलग प्लेन है। दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन हुआ है उसको देखिए, आपको एक लाइन दिखेगी। दोनों को ध्यान से देखिए, आप किसी रूम के एक दीवार को देखिए और छत को देखिए, दोनों जहाँ पर जाकर एक दूसरे से मिल रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक अगर देखेंगे तो आपको एक सीधी लाइन दिखेगी। अर्थात दो प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें एक लाइन बनता है। और अगर हम उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन वाले लाइन से पास होने वाले किसी प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तब प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास जो दो प्लेन हैं उनके इक्वेशन होने चाहिए। मान लीजिए कि जो हमारे पास प्लेन है वो पहला वाला जो प्लेन है हमारा, मान लीजिए कि हमने उसको P1 नाम दिया और ये प्लेन जो है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0 है। जो दूसरा वाला प्लेन है वो है हमारा A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो प्लेन्स हैं और ये दोनों प्लेन एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों प्लेन अगर एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन बनता है, उस लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना है, करना कुछ नहीं, बस यही मेथड है। यहाँ पर हमने क्या किया था, लाइन 1
प्लस लेमडा लाइन 2 इज इक्वल टू 0 लिया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लेन 1 प्लस लेमडा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे। और यहाँ पर लेमडा की वैल्यू जो है हमारे क्वेश्चन में कोई ऐसा कंडीशन दिया हुआ रहेगा जिस कंडीशन से हम इस लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करके वापस यहीं पर रख देते हैं। दरअसल अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखना चाहें तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ आपको ऐसे दिखेगा। पहले हमको क्या लिखना है, प्लेन 1 लिखना है। चूँकि आपके पास दो प्लेन पहले से गिवन होंगे और ये बताया जाएगा कि ये दोनों प्लेन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब प्लेन 1 को आप ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, फिर प्लस लेमडा। अब आपको सेकंड प्लेन लिखना है, तो सेकंड प्लेन आपका था a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0। ये था आपका दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। और इस लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा कंडीशन जरूर दिया हुआ रहेगा जिससे आप इस लेमडा की वैल्यू को फाइंड करें और लेमडा की वैल्यू को फाइंड करके वापस यहीं पर रखकर इसको सॉल्व कर दीजिए। जो आपके पास आएगा वही है आपका प्लेन का इक्वेशन। यहाँ पर हमने जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चेंज किया, इसमें हमने सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म की बात की, लेकिन प्लेन तो हमें वेक्टर फॉर्म में भी मिलता है। यहाँ पर एक पॉइंट का एक प्लेन से जो डिस्टेंस निकाला गया वो डिस्टेंस कार्टेशियन फॉर्म में देखा गया। आइए अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए ये जो फॉर्मूला है ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए है। मान लीजिए ये हमारा प्लेन है और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है P। चूँकि हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में अगर कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर पता होता है। मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा ए वेक्टर है, ये पॉइंट हमारा ए वेक्टर है, मतलब इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा ए वेक्टर है। अब प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है? प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है, सॉल्व करने के बाद ऐसे आता था। याद कीजिए हम लोग क्या करते थे, आर माइनस ए ब्रैकेट में इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 यही लेते थे, उसको सॉल्व करके हम लोग जो लाते थे वो यही कुछ आता था। तो हमारा प्लेन का इक्वेशन जो है वेक्टर फॉर्म में ऐसा है। अब हमें इस पॉइंट से इस प्लेन का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लेंगे। यहाँ पर हमने नाम m दे दिया, ये इस पर अपने आप में परपेंडिकुलर है। अब हमें यही pm कैलकुलेट करना है। तो ये pm कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले प्लेन का जो इक्वेशन होना चाहिए वो इज इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए। तो प्लेन का इक्वेशन जैसे अभी आप देख पा रहे हैं इसमें तो इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो आप इसको चेंज करिएगा, r डॉट एन वेक्टर माइनस डी इज इक्वल टू 0। ये d जो है अपने आप में कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। a वेक्टर डॉट n वेक्टर करने से ये हमें मिला था। जब हम प्लेन के वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने इस बारे में बात किया हुआ है। तो ये प्लेन का इक्वेशन आप कुछ इस तरह से बनाइएगा जिसमें इज इक्वल टू के बाद वो 0 नज़र आए। अच्छा, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को लाइन के x और y में पुट किया था। सेम वही काम हमें यहाँ करना है। पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हमें प्लेन के इक्वेशन में पुट करना है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो आपका प्लेन का इक्वेशन है, इस प्लेन के इक्वेशन में ये r क्या रिप्रेजेंट करता है, ये r दरअसल किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इस
पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को यहाँ पुट करेंगे तो वो इसी R की जगह पुट किया जाता है। यानी यहाँ पर जब PM निकाला जाएगा वेक्टर फॉर्म में, तब मॉड में इस R की जगह पर हमें इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को रखना है, तो बनेगा A वेक्टर डॉट N वेक्टर माइनस का D, और अपॉन में क्या था, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर था। प्लेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसका नॉर्मल होता है। हम सबसे पहले प्लेन के इक्वेशन को जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि प्लेन के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है उसका नॉर्मल। अब सोचिए इस वेक्टर इक्वेशन में ये n जो है वो इस प्लेन का नॉर्मल होता है, तो हम इस नॉर्मल का मॉड लेंगे। ये जो नॉर्मल वेक्टर है उस नॉर्मल वेक्टर का मॉडुलस से हम इसको डिवाइड करते हैं। ये n जो होगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप के फॉर्म में होगा। दरअसल बात वही है जो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर रहे हैं, वो a और b क्या था, x के और y के कोफिशिएंट थे। वैसे ही नॉर्मल वेक्टर में i कैप j कैप और k कैप के जो कोफिशिएंट होंगे उसका होल स्क्वायर करके रूट ले लीजिएगा, मॉडुलस वैसे ही निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म के लिए। इसके पहले हमने पॉइंट का एक प्लेन से जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया था वो कार्टेशियन फॉर्म में किया था। फिर चर्चा हम यहाँ पर करते हैं इस सेकंड वाले पॉइंट में, जहाँ पर दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन ऐसे आया था। वैसे हमने बात किया कि अगर हमारे पास दो प्लेन्स हों तो उन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन इस वाले फॉर्मूले से आता है। सेम यही सिनारियो यहाँ पर, तो जो हमने प्लेन को लिया है वो कार्टेशियन फॉर्म में लिया है। अब सोचिए कि अगर आपका प्लेन वेक्टर फॉर्म में रहे, तो वेक्टर फॉर्म में जब रहेगा तब इस P1 और P2 की जगह पर आपको इस तरह से कोई वेक्टर फॉर्म का प्लेन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, R वेक्टर डॉट N1 वेक्टर माइनस D1, चूँकि हमारा प्लेन 1 है तो उसको हमने ऐसे बताया, प्लस लेमडा प्लेन P2 को वेक्टर फॉर्म में R वेक्टर डॉट N2 वेक्टर माइनस D2 और इज इक्वल टू में 0। फर्क कुछ नहीं है, मेन फॉर्मूला हमारा यही होता है। अगर आपका प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में है तो P1 और P2 दोनों कार्टेशियन फॉर्म में होंगे, और अगर आपका प्लेन वेक्टर फॉर्म में है तो P1 और P2 दोनों वेक्टर फॉर्म में होंगे। बेसिक फार्मूला आपका यही है। और ये लेमडा फाइंड आउट करने के लिए आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा कंडीशन दिया हुआ रहेगा जिससे कि आप इस लेमडा को फाइंड करें। लेमडा को फाइंड आउट करने के बाद वापस उसे यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करने से हमें उस प्लेन का इक्वेशन पता चलता है जो प्लेन इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। ये था कुछ बेसिक सा फार्मूला का डेरिवेशन जो हमने 11th क्लास में सीखा था, उसी का एडवांस वर्जन 12th क्लास के 3D में है। बाकी इसके बारे में मैं डिटेल बात आपसे इसके क्वेश्चंस के दौरान सॉल्व करने के समय करूँगा। बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं जिसके डिस्कशन में आपके बहुत सारे डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे।